हेलो एवरीवन और आप सबका स्वागत है बायोलॉजी लेक्चर सीरीज में। और हम आज पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ये जो चैप्टर है ये कक्षा 12वीं की बायोलॉजी साइंस बुक का एक चैप्टर है। ओके, और ये लेक्चर जो है भाग 2 है इस चैप्टर का। तो पिछले भाग में हमने रिप्रोडक्शन के बारे में मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया था कि रिप्रोडक्शन क्या होता है और कितने प्रकार की रिप्रोडक्शन होती है, और हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में चर्चा की थी पिछले लेक्चर में। तो हमने पढ़ा था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक है। और इस लेक्चर में हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि क्या क्या पार्ट्स मौजूद होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होंगे और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होंगे, ठीक है। तो पहले होते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और दूसरे प्रकार के होते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होते हैं इनका रोल मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, ये गैमीट्स बनाने में मदद करते हैं। तो हम लिख सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स, यानी कि ये गैमीट्स बनाने में मदद करते हैं। तो अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो वहां पे गैमीट्स होते हैं स्पर्म, और फीमेल में होते हैं एग सेल और दी ओवम। तो गैमीट्स कौन से होते हैं? एक तो होते हैं स्पर्म जो कि मेल गैमीट होता है, और होता है एग या ओवम, ये होता है फीमेल गैमीट, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का पहला फंक्शन होता है प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स, और दूसरा क्या इनका फंक्शन होता है? सेक्स हार्मोन्स को सिक्रीट करना, यानी कि सेक्स हार्मोन्स भी बनाते हैं ये, ठीक है। ये जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, हम लिख सकते हैं सेक्स हार्मोन की सिंथेसिस भी ये करते हैं। सेक्स हार्मोन्स जो होते हैं वो, उनके उदाहरण क्या हो सकते हैं? पहला है एस्ट्रोजन, दूसरे प्रकार का सेक्स हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरॉन, और टेस्टोस्टेरॉन। तो ये 3 उदाहरण है सेक्स हार्मोन्स के। तो ये सारे रोल थे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के उदाहरण क्या हो सकते हैं? पहला हमने पढ़ा था टेस्टिस, जब हम पढ़ रहे थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, और दूसरा होते हैं ओवरीज। सो जो ओवरी होती हैं वो भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, और ओवरीज क्या बनाती हैं? ये एक तो सेक्स हार्मोन रिलीज करेगी और ये गैमीट्स बनाएंगी, यानी कि ये एग सेल्स या एग या ओवम बनाएंगी, और जो मेल होता है ये स्पर्म बनाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें पेयर ऑफ ओवरीज मौजूद होती हैं, ठीक है। ओवरीज को हम अंडाशय भी कहते हैं। तो वहां पे ये जोड़ी में मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये हो गए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो ओवरीज हमारा हो गया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। और दूसरे होते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो ये जो सेक्स ऑर्गन होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सेक्स ऑर्गन ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते गैमीट्स की प्रोडक्शन में, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन गैमीट प्रोडक्शन मीन्स, इसका मतलब ये है कि ये गैमीट्स बनाने में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है। इनका रोल क्या होता है? इनका रोल होता है, अगर हम मेल के बारे में बात करें तो सीमन प्रोडक्शन हो गया, ठीक है। यह हम कह सकते हैं जो ट्रांसपोर्ट ऑफ द स्पर्म हो गया, ठीक है। और अगर हम बात करें फीमेल्स के बारे में तो वहां पे फेलोपियन ट्यूब
आप देख सकते हैं ओविडक्ट्स का दूसरा नाम होता है फेलोपियन ट्यूब। यूट्रस, सर्विस, वेजाइना, ये सारे हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, तो एक थे हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दूसरे होते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो ये जो ओविडक्ट होते हैं ये सारे जो एग सेल होता है उसकी ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं या उसकी मूवमेंट में मदद करते हैं। ठीक है, वेजाइना के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम सबके बारे में पढ़ेंगे, ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स और वेजाइना, जो कि हमारे क्या हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, या हम इनको एसेसरी सेक्स ऑर्गन भी बोल सकते हैं, यानी कि सहायक सेक्स ऑर्गन। ठीक है, तो ये मदद करते हैं रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में। ठीक है, तो हमने बात की प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में। ओवरीज हुई हमारी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, और जो बाकी के हमारे हुए, ठीक है, ओविडक्ट्स जो हो गए, हमारा जो गर्भाशय हो गया, ठीक है, फिर गर्भाशय ग्रीवा हो गया, ठीक है, और जो योनि होती है, ठीक है, ये सारे हो गए सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, अब हम बात करते हैं ओवरीज के बारे में। तो ओवरीज को हम अंडाशय भी कहते हैं क्योंकि इसमें अंडे बनते हैं। तो ओवरीज हो गए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब ओवरी की लोकेशन क्या होती है? तो ओवरीज होती है वो लोअर अब्डोमेन के दोनों साइड में मौजूद होती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो ओवरी है वो या अंडाशय जो है वो पेट के निचले हिस्से के प्रत्येक तरफ एक एक स्थित होते हैं। ठीक है, और अगर हम ओवरी की बात करें तो ओवरी 2 से लेके 4 सेंटीमीटर तक होती है और ये कनेक्टेड होती है पेल्विक वॉल और यूट्रस को लिगामेंट्स के द्वारा। ठीक है, तो जो प्रत्येक अंडाशय है वो लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर लंबा होता है। ठीक है, और ये स्नायुबंधक द्वारा यानी कि लिगामेंट्स द्वारा, ठीक है, वो जो पेल्विक वॉल होती है, ठीक है, यानी कि पेल्विस रीजन की जो वॉल होती है, आप देख सकते हैं श्रोणि की जो दीवार होती है, और जो गर्भाशय होता है, तो यूट्रस को हम जो गर्भाशय भी बोलते हैं। तो इन दोनों से पेल्विक वॉल और जो यूट्रस होता है, इन दोनों से ओवरीज जो होती हैं वो अटैच्ड होती हैं लिगामेंट्स के द्वारा। ठीक है, अब जो हर एक ओवरी होती है वो एक थिन एपिथेलियम से कवर्ड होती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो प्रत्येक अंडाशय है वो एक पतली उपकला के से ढका होता है। ठीक है, और जो कि एक ओवेरियन स्ट्रोमा से एनक्लोज्ड होता है। ठीक है, तो ईच ओवरी इज कवर्ड बाय अ थिन एपिथेलियम। हर एक ओवरी जो है वो कवर्ड होती है एक बहुत ही पतली एपिथेलियम लेयर से। ठीक है, और ये जो एपिथेलियम लेयर होती है वो क्या एनक्लोज करती है? ओवेरियन स्ट्रोमा को। ठीक है, तो जो फ्लूइड होता है उसको हम कहते हैं ओवेरियन स्ट्रोमा। अब जो स्ट्रोमा होता है, स्ट्रोमा 2 जोन्स में डिवाइड होता है। पहला होता है कॉर्टेक्स और दूसरा होता है मेडुला। सो जो कॉर्टेक्स होता है वो कॉर्टेक्स हमारा पेरिफेरल भाग होता है। ठीक है, यानी कि बाहरी भाग। ठीक है, और इसको हम कह सकते हैं आउटर पार्ट ऑल्सो। जो बाहर का जो पार्ट होता है उसे हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, और जो अंदर का जो भाग होता है उसे हम मेडुला कहते हैं। ठीक है, अब इस इमेज में आप देख सकते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहां पे आप देख सकते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। तो आप देख सकते हैं सर्विक्स जो कि और वेजाइना, ये भी एक सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। यूट्रस सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, यूरेथ्रा आप देख सकते हैं, यूरेथ्रा के द्वारा जो यूरिन है वो बॉडी से बाहर निकलता है। ठीक है, क्लाइटोरिस, लेबियम माइनोरा, लेबियम मेजोरा। ठीक है, ये सारे, इन सब के बारे में भी हम स्लाइड्स में पढ़ेंगे। वेजाइनल आप देख सकते हैं यहाँ पर ओरिफेस। ठीक है, जो कि वेजाइना की ओपनिंग होती है। ठीक है, तो ये सारे पार्ट्स हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो होते हैं ओवरीज, और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं यूट्रस, वेजाइना, सर्विक्स और फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, अब हम बात करते हैं फेलोपियन ट्यूब्स के बारे में। तो फेलोपियन ट्यूब हमारा एक सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। ठीक है,
तो अब पहले हम बात कर रहे थे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में, अब हम बात करेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के बारे में, और इन्हें हम कह सकते हैं एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, यानी कि सहायक सेक्स ऑर्गन। ना इसका फंक्शन क्या होता है फैलोपियन ट्यूब्स का? ये जो एग होता है या जो अंडा होता है उसको ये गर्भाशय तक पहुंचाता है। ठीक है, तो फैलोपियन ट्यूब्स जो एग या ओवम जो होता है या जो अंडा जो होता है उसको यूट्रस तक पहुंचाता है। ठीक है, अब जो फैलोपियन ट्यूब्स होते हैं उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं। ठीक है, अब जो पार्ट फैलोपियन ट्यूब का जो पार्ट होता है वो जो ओवरी से क्लोज होता है, ठीक है, वो एक फनल शेप होता है जिसे हम इन्फंडिबुलम बोलते हैं। तो इन्फंडिबुलम क्या हुआ? इन्फंडिबुलम होता है फैलोपियन ट्यूब का वो हिस्सा जो कि ओवरी के बहुत नजदीक होता है। ठीक है, और जो इन्फंडिबुलम होते हैं इसमें कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। ठीक है, जिसको हम फिम्ब्रिये कहते हैं। ठीक है, तो फिम्ब्रिये क्या होते हैं? ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है। जैसी हमारी हाथ की उंगलियां होती हैं उस प्रकार का ये होता है, तो इसे हम कहते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। और जो और ये जो फिम्ब्रिये होते हैं इनका फंक्शन क्या होता है? ये जो अंडा होता है उसको कलेक्ट करने में मदद करता है। ठीक है, या उसे कह सकते हैं हम उसे इकट्ठा करने में मदद करता है ओव्यूलेशन के बाद। ओव्यूलेशन क्या होता है? एग सेल या अंडे का रिलीज होना, उसे कहते हैं ओव्यूलेशन। तो आपने देखा क्या रोल है इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस का। ये क्या करता है? ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो अंडा होता है उसको ये कलेक्ट करने में मदद करता है ओव्यूलेशन के बाद। ठीक है, अब जो इन्फंडिबुलम होता है वो कनेक्टेड होता है एम्प्यूला से। ठीक है, तो इन्फंडिबल लीड्स टू द वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट। ओविडक्ट का मतलब फैलोपियन ट्यूब्स ही होता है, या हम कह सकते हैं ओविडक्ट का दूसरा नाम होता है फैलोपियन ट्यूब। अब ये जो होता है थोड़ा वाइड पार्ट होता है, थोड़ा चौड़ा पार्ट होता है। तो पहला जो इन्फंडिबुलम था वो क्या था? वो फनल शेप स्ट्रक्चर था। उसके बाद जो एम्प्यूला होता है वो थोड़ा चौड़ा स्ट्रक्चर होता है, और इन्फंडिबुलम जो होता है वो फिर इस एम्पुला से जुड़ा होता है। ठीक है, अब जो ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब्स का जो आखिरी भाग होता है उसको हम इस्थमस कहते हैं, और ये काफी नैरो होता है। ठीक है, तो बहुत ही नैरो ल्यूमन होता है इसका। ठीक है, और ये यूट्रस से जुड़ा होता है। ठीक है, तो हम यहां देख सकते हैं कि जो अंतिम भाग होता है उसको हम इस्थमस कहते हैं। ठीक है, और ये यूट्रस से आगे जाके जुड़ता है। ठीक है, तो आपने देखा फैलोपियन ट्यूब्स, इसका क्या फंक्शन होता है? ये जो अंडे होते हैं या जो एग होता है उसको यूट्रस तक ले जाता है। और ये कैसे लेके जाता है? जो फैलोपियन ट्यूब्स का जो पहला भाग होता है उसे हम इन्फंडिबुलम कहते हैं, और इसमें एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है जिसको हम फिम्ब्रिये बोलते हैं। और इस फिम्ब्रियो की मदद से ये जो अंडे होते हैं या जो एग होता है उसकी ट्रांसपोर्ट होती है यूट्रस की तरफ। ठीक है, अब बात करते हैं हम यूट्रस के बारे में। तो यूट्रस को हम गर्भाशय भी कहते हैं। तो यहां पे क्या होता है? यूट्रस में जो फर्टिलाइज एग होता है उसकी इम्प्लांटेशन होती है, और इम्प्लांटेशन के बाद वो फीटस में डेवलप हो जाता है। तो हम कह सकते हैं यहां पर जो फर्टिलाइज्ड एग है, ठीक है, फर्टिलाइज्ड एग वो हुआ जो स्पर्म से फ्यूजन के बाद बनता है। ठीक है, तो स्पर्म होता है मेल गैमीट, ठीक है, जिसे हम शुक्राणु भी कहते हैं, और ये एग के साथ जब फ्यूज होता है, ठीक है, तो हम यहां लिखते हैं फ्यूजन। ठीक है, इस फ्यूजन को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो हम लिख सकते हैं फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। ठीक है, या मेल के जो शुक्राणु होते हैं जब वो अंडे के साथ फ्यूज करते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो जो फर्टिलाइज एग होता है यानी कि वो एग जो स्पर्म के साथ फ्यूज हो गया होता है
उसकी इम्प्लांटेशन यहाँ पे होती है और फिर उसकी डेवलपमेंट भी होती है, यानी कि उसकी फीटस की विकसित होता है वो। ठीक है। अब जो यूट्रस होता है वो एक होता है और इसको हम वूम भी कहते हैं। तो गर्भाशय अकेला होता है, एक ही होता है और इसे हम वूम भी कहते हैं। अब जो यूट्रस होता है वो इन्वर्टेड पियर शेप का होता है, इन्वर्टेड पियर जैसा होता है। ठीक है, या हम कह सकते हैं जो उल्टे नाशपाती जैसा होता है। ठीक है, अगर इसका हम स्ट्रक्चर देखें। अब ये जो यूट्रस होता है वो लिगामेंट्स के द्वारा पेल्विक वॉल से अटैच होता है। ठीक है। अब जो यूट्रस होता है वो ओपन करता है वेजाइना में थ्रू अ नैरो सर्विक्स। ठीक है, तो यूट्रस जो है यानी कि गर्भाशय है, ठीक है, वो सर्विक्स से अटैच होता है, वो वेजाइना में खुलता है। ठीक है, और वेजाइना में ये कैसे खुलता है? थ्रू अ नैरो सर्विक्स। ठीक है, उसके बाद जो सर्विक्स की जो कैविटी होती है इसे हम कहते हैं सर्विकल कैनाल। ठीक है, जो वेजाइना के साथ मिलके बर्थ कैनाल बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वेजाइना को हम बर्थ कैनाल कहते हैं क्योंकि वहां से किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बर्थ होता है। ठीक है, तो वेजाइना को हम बर्थ कैनाल कहते हैं, या हम कह सकते हैं जो सर्विकल कैनाल होता है वो वेजाइना के साथ जुड़कर बर्थ कैनाल बनाता है। ठीक है, अब जो यूट्रस की जो होती है वो यूट्रस में 3 प्रकार के टिश्यू होते हैं, या 3 लेयर्स का वो बना होता है। ठीक है, या हम बोल सकते हैं उसकी 3 लेयर्स या 3 परतें होती हैं। तो जो एक्सटर्नल होती है यानी कि जो बाहरी जो लेयर होती है वो बहुत ही थिन होती है, उसको हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम। ठीक है, तो जो एक्सटर्नल हो गई या जो बाहरी जो लेयर है उसको हम पेरीमेट्रियम कहते हैं। जो मिडल लेयर होती है उसको हम कहते हैं, वो स्मूथ मसल्स की बनी होती है। ठीक है, तो पेरीमेट्रियम हो गया। उसके बाद जो मिडल लेयर होती है वो काफी थिक होती है। ठीक है, और वो स्मूथ मसल्स की बनी होती है। ठीक है, उसके बाद मायोमेट्रियम होता है और जो इनर ग्लैंडुलर लेयर होता है उसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। ठीक है, तो पहली लेयर हो गई हमारी पेरीमेट्रियम। ठीक है, फिर हो गया मायोमेट्रियम और फिर हो गया एंडोमेट्रियम। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं जो पहली लेयर होती है वो होता है पेरीमेट्रियम। ये हमारी बाहरी लेयर होती है, एक्सटर्नल लेयर। सेकंड होता है मायोमेट्रियम। ठीक है, ये मिडल लेयर होती है जो कि काफी थिक होती है। ठीक है, और जो सबसे अंदर की लेयर होती है उसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। ठीक है, जो एंडोमेट्रियम होती है उसमें काफी साइक्लिक चेंजेस होती हैं। ठीक है, उसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। ठीक है, जबकि जो मायोमेट्रियम होती है उसमें काफी स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस होती है जब भी बेबी की डिलीवरी होती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एंडोमेट्रियम जो होता है उसके ही टूटने से ब्लीडिंग होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी एक साइक्लिक फेज है और इस साइक्लिक फेज के दौरान एंडोमेट्रियम में भी बहुत सारे साइक्लिक चेंजेस आते हैं। तो कभी कभार वो काफी थिन होता है और किसी किसी स्टेज में वो काफी थिक होगा, काफी मोटा होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम साइक्लिक चेंजेस, जब एंडोमेट्रियम किसी फेज में थिन होगा, किसी फेज में काफी थिक होगा। ठीक है, पर जो मायोमेट्रियम की बात करें तो उसमें काफी स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस होती है जब भी किसी भी चाइल्ड का डिलीवरी होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सर्विक्स के बारे में। जो सर्विक्स होता है इसको हम बोलते हैं गर्भाशय का खुलना, गर्भाशय का खुलन। ठीक है, तो सर्विक्स जो होता है उसको हम बोलते हैं ओपनिंग टू दी यूट्रस। ठीक है, उसके बाद वेजाइना को हमने पहले बताया, वेजाइना को हम कहते हैं बर्थ कैनाल। ठीक है, सो ये सारे थे क्या थे? ये थे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो पहले हमने पढ़े प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो कि था ओवरीज, फिर हमने पढ़ा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के बारे में। ठीक है, तो ये एक इमेज है जो आपको दिखाती है
सेक्शनल व्यू ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन दोनों। तो ओवरी क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, तो ओवरी को हम कह सकते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, और ये क्या बनाएगा? ये फीमेल गैमीट्स बनाएगा। तो फीमेल को हम डिनोट करते हैं ऐसे, ये फीमेल गैमीट्स बनाता है, यानी कि ये एग या ओवम बनाएगा। ठीक है, उसके बाद जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो सेक्स हार्मोन भी रिलीज करते हैं, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिलीज होगा। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, यह है फेलोपियन ट्यूब जिसको हम ओविडक्ट भी कहते हैं। सो ओविडक्ट ये क्या हुआ? ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हुआ, यानी कि सहायक सेक्स ऑर्गन या द्वितीय सेक्स ऑर्गन। ठीक है, अब जो फेलोपियन ट्यूब है उसके 3 पार्ट होते हैं। इन्फंडिबुलम पहला पार्ट होता है, तो इन्फंडिबुलम हमने पढ़ा वो फनल शेप्ड होता है। ठीक है, और इन्फंडिबुलम में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती थी जिसको हम फिम्ब्रिए बोलते थे। ठीक है, और फिम्ब्रिए का क्या रोल होता है? ये जो एग सेल होता है उसको ये यूट्रस तक ले जाने में मदद करते हैं। उसके बाद एम्प्यूला जो होता है थोड़ा चौड़ा रीजन होता है। आप देख सकते हैं एम्प्यूला जो है वो थोड़ा चौड़ा रीजन है। और इसके बाद होता है इस्थमस जो कि काफी नैरो है। ठीक है, इसका काफी नैरो ल्यूमन होता है। ठीक है, यानी कि पतला ल्यूमन होता है। ठीक है, जबकि एम्प्यूला होता है वो काफी वाइड होता है। ठीक है, अब हमने बात की थी यूट्रस के बारे में। तो यूट्रस की 3 लेयर्स होती हैं। जो सबसे बाहरी लेयर होती है वो होती है पेरीमेट्रियम, मिडल लेयर होती है मायोमेट्रियम, और जो सबसे अंदर की लेयर होती है उसको बोलते हैं हम एंडोमेट्रियम। ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं ये इनर मोस्ट लेयर होती है। ठीक है, मायोमेट्रियम हो गई मिडल लेयर, और जो पेरीमेट्रियम है वो है आउटर, यानी कि सबसे बाहर वाली लेयर। ठीक है, दूसरे रीजन्स भी आप देख सकते हैं, यूटराइन कैविटी, यूटराइन फंडस, सर्विक आप देख सकते हैं। ठीक है, यह है सर्विकल कैनाल और यह है वजाइना। और हमने पढ़ा था कि सर्विकल कैनाल, ठीक है, और वजाइना ये दोनों मिलकर बनाते हैं बर्थ कैनाल। ठीक है, कभी कभार वजाइना को भी हम बर्थ कैनाल कह देते हैं। ठीक है, और हमने सर्विक्स के बारे में पढ़ा था, ये यूट्रस को ओपन करता है, यूट्रस में ओपन करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में। ठीक है, सो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसके हमने क्या क्या पार्ट पढ़े थे? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में पढ़ा था, फिर हमने सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में बात करा। अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में। तो ये भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट है। ठीक है, तो हमने पहले पढ़ा था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, तो ओवरी, ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। फिर हमने पढ़ा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में, तो हमने पढ़ा फेलोपियन ट्यूब्स के बारे में जिसको हम ओविडक्ट भी कहते हैं। हमने यूट्रस के बारे में पढ़ा, हमने सर्विक्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने वेजाइना के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो ये सारे हैं हमारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन या सहायक सेक्स ऑर्गन। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन और क्लाइटोरिस। अब जो मॉन्स प्यूबिस होता है ये एक फैटी टिश्यू का कुशन होता है जो कि स्किन से कवर्ड होता है और इसमें प्यूबिक हेयर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, ये होता है मॉन्स प्यूबिस। क्योंकि यहां पर प्यूबिक हेयर मौजूद होते हैं तो इसका नाम है मॉन्स प्यूबिस। और ये एक फैटी टिश्यू का एक कुशन होता है जो कि स्किन से कवर्ड होता है। उसके बाद होता है लेबिया मेजोरा।
ठीक है। जो लेबिया मेजोरा होता है वो फोल्ड्स होते हैं टिश्यू के, जो कि विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस। सो मॉन्स प्यूबिस से ये एक्सटेंड करता है, या हम कह सकते हैं ये मॉन्स प्यूबिस की एक्सटेंशन है, ठीक है। और ये वेजाइनल ओपनिंग को सराउंड करता है, इसे हम कहते हैं लेबिया मेजोरा। ये एक्सटेंशन है मॉन्स प्यूबिस की, ठीक है। और ये टिश्यू का फोल्ड होता है। उसके बाद होता है लेबिया माइनोरा, ठीक है। ये क्या होता है? पेयर्ड फोल्ड्स ऑफ टिश्यू अंडर द लेबिया मेजोरा, ठीक है। ये भी जो टिश्यूज होते हैं उनका फोल्डिंग्स होती है, ठीक है, जो कि लेबिया मेजोरा के नीचे मौजूद होता है, ठीक है, अंडर द लेबिया मेजोरा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं लेबिया मेजोरा के नीचे उतक की जोड़ीदार तहे में होता है, ठीक है। अब द ओपनिंग ऑफ वेजाइना इज ऑफन कवर्ड पार्शली बाय द मेम्ब्रेन कॉल्ड द हाइमन, ठीक है। तो हाइमन क्या होता है? तो वेजाइना होता है योनि, तो योनि का जो द्वार होता है, जो योनि की ओपनिंग होती है, वो एक हाइमन से कवर्ड होती है, ठीक है। तो हाइमन नामक जो झिल्ली होती है उससे ये ढका होता है, उससे ये कवर्ड होता है, ठीक है। तो वेजाइना की जो ओपनिंग होती है या तो योनि की जो ओपनिंग होती है वो एक हाइमन से कवर्ड होती है या ढकी होती है, ठीक है। तो हाइमन आपने देखा होगा, हाइमन जो होता है वो काफी डेलिकेट सा एक स्ट्रक्चर होता है, और ये जो इंटरकोर्स होता है या रिप्रोडक्शन के दौरान या कॉपुलेशन के दौरान ये ब्रेक हो जाता है, ठीक है। बहुत सारे अन्य कारण भी हैं हाइमन के ब्रेक होने के, जैसे अगर आप बहुत ही विगरस एक्सरसाइज करते हैं तो उस कंडीशन में भी हाइमन ब्रेक हो सकता है, ठीक है। अब जो क्लाइटोरिस क्या होता है? क्लाइटोरिस होता है वो भी एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ही होता है, यानी कि वो उंगली जैसा होता है, ठीक है। उसकी उंगली जैसी संरचना होती है, ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं विच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ द टू लेबिया माइनोरा अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो उंगली जैसी जो संरचना होती है जिसको हम क्लाइटोरिस बोलते हैं, वो मूत्रमार्ग के उद्घाटन के ऊपर दो लेबिया माइनोरा के ऊपरी जंक्शन पर स्थित होता है, ठीक है। तो ये होता है क्लाइटोरिस। अब हम बात करते हैं मेमरी ग्लैंड के बारे में, ठीक है। तो मेमरी ग्लैंड जो होते हैं वो भी पेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं और इसे हम बोलते हैं ब्रेस्ट, और हिंदी में हम मेमरी ग्लैंड को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्तन, ठीक है। अब जो मेमरी ग्लैंड्स होते हैं वो उसमें ग्लैंडुलर टिश्यू मौजूद होते हैं और उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में फैट भी मौजूद होता है, ठीक है। अब ये जो ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं वो हर एक ब्रेस्ट में मौजूद होते हैं, तो ब्रेस्ट भी पेयर में मौजूद होते हैं, तभी हम इसे कहते हैं पेयर्ड स्ट्रक्चर। तो ये ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं वो विभाजित होते हैं 15 से लेके 20 मेमोरी लोब्स में, ठीक है, जिसमें एक सेल्स का क्लस्टर होता है जिसे हम कहते हैं एल्वियोलाई, ठीक है। तो आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं यहाँ पे मेमोरी ग्लैंड्स का, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेमोरी लोब मौजूद है, ठीक है, ये है मेमोरी एल्वियोलाई, और यहाँ पे देख सकते हैं मेमोरी ग्लैंड में फैट मौजूद होता है, ठीक है। मेमोरी डक्ट यहाँ मौजूद है, एम्प्यूला, डक्टिफरस डक्ट्स यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, ये है निपल, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये सारे स्ट्रक्चर मेमोरी ग्लैंड्स के। तो मेमोरी ग्लैंड के बारे में दोबारा बात करते हैं। अब जो एल्वियोलाई जो सेल्स होते हैं मेमोरी ग्लैंड में वो मिल्क सेक्रीट करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो मिल्क है वो कहाँ स्टोर होता है? ये कैविटीज में स्टोर होता है, जिसे हम ल्यूमन्स भी कहते हैं। एल्वियोलाई के जो ल्यूमन्स होता है उसमें ये मिल्क स्टोर होता है, ठीक है। अब जो ट्यूब्यूल्स होते हैं हर एक लोब के, ओके, दे जॉइन टू द मेमोरी टू फॉर्म अ मेमोरी डक्ट, ठीक है। ये जो लोब्स होते हैं, ठीक है, इनके जो ट्यूब्यूल्स होते हैं वो आपस में ज्वाइन करते हैं और वो मेमोरी डक्ट बनाते हैं।
अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सेवरल मेमोरी डक्ट जॉइन टू फॉर्म अ वाइडर मेमोरी एम्प्यूला। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या देखा, जो लोब्स होते हैं, ठीक है, या हम लिख सकते हैं जो ट्यूब्यूल्स होते हैं, ट्यूब्यूल्स ऑफ द लोब जो होते हैं वो आपस में ज्वाइन करके बनाते हैं मेमोरी डक्ट। ठीक है, और ये जो मेमोरी डक्ट होते हैं ये आपस में ये ज्वाइन होके बनाते हैं मेमोरी एम्प्यूला। तो पिछले इमेज में आप देख सकते थे मेमोरी डक्ट और मेमोरी एम्प्यूला भी, और लोब भी आप देख सकते थे जो इमेज मैंने आपको दिखाई थी। ठीक है, तो आप देखिए सेवरल मेमोरी डक्ट इज जॉइंड टू फॉर्म द वाइडर मेमोरी एम्प्यूला विच इज कनेक्टेड टू द लेक्टिफेरस डक्ट थ्रू विच मिल्क इज सक्ड आउट। ठीक है, अब ये जो एम्प्यूला होते हैं ये आगे चल के कनेक्टेड होते हैं, तो हम लिख सकते हैं ये कनेक्टेड होते हैं या कनेक्टेड टू लेक्टिफेरस डक्ट। ठीक है, और लेक्टिफेरस डक्ट से क्या होता है, यहां से जो मिल्क को हम सक कर सकते हैं, यानी कि दूध को यहां पे चूसा जा सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो आपने अब देखा कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो स्पर्म प्रोड्यूस करेगा और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो एग सेल प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होती है। और फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जो एग सेल होता है और जो स्पर्म होता है इनकी आपस में फ्यूजन होती है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं अकर्स व्हेन द स्पर्म फर्टिलाइजेज एन एग। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं जो शुक्राणु होते हैं, ठीक है, जब शुक्राणु और जो अंडा होता है इसके बीच में फ्यूजन होती है। ठीक है, इसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, स्पर्म होता है मेल गैमीट, ये होता है हैप्लॉइड, यानी कि इसमें एक क्रोमोसोम सेट मौजूद होता है। इसकी जब फ्यूजन होती है हम लिख सकते हैं एग से, वो भी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इन दिनों की फ्यूजन को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, नाउ जो फर्टिलाइज एग होता है इसे हम कहते हैं जाइगोट। तो इन दोनों की फ्यूजन के बाद एक डिप्लॉयड सेल बनेगा जिसे हम बोलते हैं जाइगोट। ठीक है, तो जाइगोट है ये होगा 2n। तो जो n है और जो n है ये आपस में कंबाइन हो जाते हैं और एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम कहते हैं जाइगोट। अब जाइगोट क्या हुआ, जाइगोट एक फर्टिलाइज्ड एग है। ठीक है, फर्टिलाइज्ड एग होता है। ठीक है, अब जो जाइगोट होता है वो यूट्रस की वॉल में इम्प्लांट हो जाता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। ठीक है, अब जो जाइगोट होता है वो डेवलप करता है फीटस में। ठीक है, इसके बाद जो जाइगोट होगा वो पहले तो एम्ब्रियो बनाएगा और एम्ब्रियो के बाद क्या डेवलप होगा, फीटस। ठीक है, तो ये होता है फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन के बाद हम बात करते हैं प्रेगनेंसी के बारे में। ठीक है, तो प्रेगनेंसी अगर हम बात करें वो 9 महीने की होती है। ठीक है, या हम कह सकते हैं जो जेस्टेशन पीरियड होता है वो 9 महीने का होता है। अगर हम ह्यूमंस के बारे में बात करें या ह्यूमन फीमेल्स के बारे में बात करें तो ये लगभग 9 महीने तक रहता है। इसमें जो फीटस होता है वो जाइगोट से डेवलप करता है बेबी में। ठीक है, तो हमने देखा था जो जाइगोट होता है, ठीक है, जाइगोट ये एक सिंगल सेल होता है, यानी कि एक सेल का बना होता है। तो इसे हम कहते हैं सिंगल सेल डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, या इसे हम बोल सकते हैं यूनिसेलुलर, यानी कि एक सेल का बना होता है। यूनिसेलुलर डिप्लॉयड होता है, ये एक सेल का बना होता है और इसमें डिविजन्स होती हैं और इस डिवीजन की वजह से पहले एम्ब्रियो बनेगा और फिर एम्ब्रियो से आप न्यू इंडिविजुअल बनेगा, एक नया इंसान बनेगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे बेबी और चाइल्ड। ठीक है, अब जो फीटस होता है वो एमनियोटिक फ्लूइड से सराउंडेड होता है।
ठीक है, या वो एमनियोटिक फ्लूइड से घिरा होता है। ठीक है, और एमनियोटिक फ्लूइड का क्या फंक्शन होता है, ये प्रोटेक्ट करता है जो डेवलपिंग फीटस होता है उसको। ठीक है, उसको इंजरी से बचाता है, उसको चोट से बचाता है। ठीक है, अब जो फीटस है वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स कहां से लेता है, वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मदर के प्लासेंटा से लेता है। ठीक है, अब जो प्लासेंटा एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, और इस फर्टिलाइजेशन के द्वारा जो डेवलपिंग फीटस है, डेवलपिंग एम्ब्रियो है, वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स लेता है और इसकी मदद से फिर वो ग्रो करता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम चाइल्ड बर्थ के बारे में। चाइल्ड बर्थ का मतलब है जब बच्चा पैदा होता है, इसको हम कहते हैं चाइल्ड बर्थ, और इस प्रोसेस को हम पार्चुरेशन भी कहते हैं। अब आपने देखा होगा जो बच्चा होता है वो योनि के माध्यम से फीमेल की बॉडी से बाहर निकलता है। ठीक है, और जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, जिसको हम कहते हैं नाभि नाली, ठीक है, उसको अगर हम कट कर दें तो जो बेबी है वो अपने आप सांस लेना शुरू कर देगा। ठीक है, तो अगर नाभि नाली को अगर हम काट दें तो बच्चा स्वयं सांस लेना शुरू कर देता है। ठीक है, तभी हम अम्बिलिकल कॉर्ड को काटते हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम चाइल्ड बर्थ, या हम इसे पार्चुरेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, चाइल्ड बर्थ को हम प्रसव भी कहते हैं। अब बात करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। तो ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है, जब बच्चे को मां के स्तन से दूध पिलाते हैं, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं ब्रेस्ट फीडिंग। अब जो ब्रेस्ट होता है ये मिल्क प्रोवाइड करता है, और मिल्क में सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिससे जो बच्चा होता है उसको काफी ताकत मिलती है और उसकी डेवलपमेंट होती है। ठीक है, और जो ब्रेस्ट फीडिंग होता है उसकी वजह से जो बेबी होता है, ठीक है, उसको काफी बीमारियों से भी सुरक्षा मिलती है, क्योंकि ये जो मिल्क होता है या जो हम बोलते हैं जो माँ का जो दूध होता है, उसमें काफी सारी एंटीबॉडीज मौजूद होती हैं। ठीक है, और इन एंटीबॉडीज का फंक्शन क्या होता है, ये जो फॉरेन जो हमारे पैथोजन होते हैं, ठीक है, या जो बैक्टीरिया होते हैं उनसे लड़ने में मदद करता है, तो जिसकी वजह से जो बेबी होता है वो बहुत सारी बीमारियों से बच जाता है। तो हम कह सकते हैं इस ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से जो न्यूबॉर्न बेबी होता है वो बहुत सारी बीमारियों से लड़ सकता है। तो अब हम बात करते हैं कंक्लूजन, इस सारे जो लेक्चर था इसके कंक्लूजन के बारे में। तो जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। ठीक है, वो बहुत ही जटिल प्रक्रिया है जिसमें बहुत सारे ऑर्गन्स, ठीक है, और बहुत सारे सिस्टम मौजूद होते हैं। तो आपने देखा कि बहुत सारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। अगर हम मेल की बात करें तो वहां पर डक्ट सिस्टम मौजूद होता है। ठीक है, अब हम जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है वो कब शुरू होता है, जब स्पर्म और एग आपस में फ्यूज करते हैं। ठीक है, तब फर्टिलाइजेशन, उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसके बाद जो फर्टिलाइज एग होता है वो यूट्रस की वॉल में इम्प्लांट कर जाता है, और इम्प्लांटेशन के बाद फीटस की डेवलपमेंट होती है। अब जो प्रेगनेंसी होती है वो 9 महीने की होती है, या गर्भावस्था होती है वो 9 महीने तक चलती है। ठीक है, और जो फीटस होता है वो किससे डेवलप करता है, सिंगल सेल जाइगोट से। ठीक है, जो चाइल्ड बर्थ होती है उसको हम बोलते हैं जब जो बेबी होता है वो बॉर्न करता है, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है उसे हम चाइल्ड बर्थ कहते हैं। और उसके बाद जब चाइल्ड बर्थ होती है हम अम्बिलिकल कॉर्ड को काट देते हैं। ठीक है, जिसको हम नाभिक रस्सी भी कहते हैं, और उसके बाद जो बेबी होता है वो अपने आप सांस लेना शुरू कर देता है। इसके अलावा जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है या स्तनपान होता है उसकी वजह से जो बेबी होता है उसको काफ़ी बीमारियों से प्रोटेक्शन मिलती है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है स्तनपान। ठीक है, तो ये था एंड इस लेक्चर का। मैं आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर बहुत ही नॉलेजेबल लगा होगा। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।